हेलो एवरीवन, वेलकम टू फॉर्मेटिक्स लर्निंग हब। तो आज का लेक्चर है ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस पे, और ये है वो टॉपिक्स जो हम आज इस लेक्चर के दौरान कवर करने वाले हैं। हम सबसे पहले एक प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे जो हमें बताएगा कि हम किसी पर्टिकुलर चार्ज पे किस तरह से फोर्स निकाल सकते हैं बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। कूलम्स लॉ में हमने बेसिकली देखा था, सिर्फ दो चार्जेस के बारे में हमने बात की थी, विच वर लाइक Q1 Q2 सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r। यहाँ पे सिर्फ दो चार्जेस प्रेजेंट थे। तो क्या होगा अगर मैं और भी कई चार्जेस यहाँ पे प्रेजेंट लाइक इंट्रोड्यूस कर दूं, तो इन सारे चार्जेस की वजह से जो टोटल फोर्स लगेगा सपोज Q1 पे पर्टिकुलर चार्ज पे, तो वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। उसके बाद हम पढ़ेंगे डिस्टर्बिंग सम लाइक एक इन्फ्लुएंशियल फील्ड के बारे में, और एक डिस्टर्बिंग सिंपली फील्ड के बारे में, जो कि बेसिकली आपका है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो किस तरह से हर एक चार्ज में एबिलिटी होती है कि वो अपने आसपास एक जो है कवच टाइप का या एक कवर या एक जस्ट ब्लैंकेट या एक इन्फ्लुएंशियल या डिस्टर्बिंग फील्ड क्रिएट कर सके, जो कि बेसिकली होता है इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट हर एक चार्ज प्रोड्यूस कर सकता है अपने अराउंड। उसके बारे में हम पढ़ेंगे इन योर इलेक्ट्रिक फील्ड टॉपिक। उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से हम निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक पॉइंट चार्ज की वजह से। राइट, अगर आपके पास यहाँ पे एक सिंपली एक चार्ज रखा हुआ है सपोज Q, और मुझे निकालना है कि इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगी, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट P पे कितनी है, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। लास्ट टॉपिक जो हम देखने वाले हैं, यहाँ पे पॉइंट चार्ज तो नहीं है, बट यहाँ पे हम डील करेंगे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मींस हम एक होल बॉडी लेके चलेंगे विच इज ऑब्वियस नॉट अ पॉइंट चार्ज। एक कंटिन्यूअस मीडियम या कंटिन्यूअस बॉडी के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से एक कंटिन्यूअस बॉडी भी जो है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो है उसकी वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी होती है ड्यू टू दिस कंटिन्यूअस सिस्टम ऑफ चार्जेस। ओके, दिस इज सिंपली अ कंटिन्यूअस बॉडी। तो हम इन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे इस लेक्चर के दौरान। शुरू करने से पहले मेरे चैनल को डेफिनेटली से सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को डेफिनेटली लाइक करिएगा और अपने दोस्तों से तो जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। तो सबसे पहला टॉपिक जो हम आज के लेक्चर में करने वाले हैं वो है द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। राइट, इनिशियली हमने पढ़ा था कूलम्स लॉ के बारे में, जिसमें हमने देखा था कि अगर हम दो पॉइंट चार्जेस को लेते हैं से Q1 एंड Q2 हियर, जिनके सेंटर्स के बीच का सेपरेशन r था, तो हम इसके बीच में कूलम्स लॉ का इस्तेमाल करते हुए विच इज F इक्वल्स टू K टाइम्स Q1 इंटू Q2 बाय R स्क्वायर, इस फॉर्मूले की हेल्प से जो कि कूलम्स लॉ है, हम यहाँ पे डायरेक्टली पता कर सकते थे कि इन दोनों के बीच में लगने वाला एक्चुअली फोर्स कितना है। ओके, तो कूलम लॉ इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द टू चार्जेस। तो बेसिकली यहाँ पे हम दो चार्जेस के ही बारे में बात करते थे, एंड इट हेल्प्ड अस टू फाइंड आउट द फोर्स बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्जेस। राइट, तो ये था हमारा कूलम लॉ। ओके, तो यहाँ पे तो सिर्फ दो चार्जेस हैं। तो क्या हो अगर मैं यहाँ पे एक तीसरा चार्ज भी लेके आ जाऊं Q3, या एक चौथा चार्ज भी लेके आ जाऊं Q4, या एक पांचवा चार्ज भी लेके आ जाऊं Q5? तो क्या होगा अगर मैं कई सारे चार्जेस यहाँ पे लेके आ जाऊं, n नंबर ऑफ चार्जेस, इनफिनाइट नंबर ऑफ चार्जेस? तो क्या उस केस में मैं निकाल सकूंगी कि एक्चुअली एक पर्टिकुलर चार्ज पे अगर मैंने Q1 मान लिया तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा बाय Q2, बाय Q3, बाय Q4, बाय Q5? क्या मैं हर एक चार्ज के बीच में लगाने वाली हूँ दिस कूलम लॉ ऑफ फोर्स, लाइक कूलम लॉ? नॉट सो, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी अ रियली टीडियस टास्क। सो अगर हम किसी पर्टिकुलर चार्ज पे निकालना चाहते हैं कि कितना फोर्स लग रहा है, तो हम इस्तेमाल करते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का। सो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो है बेसिकली हमें इनेबल करता है, यहाँ पे it enables us to find out force on a particular, right, superposition
principle enables us to find out force on a particular charge. एक पर्टिकुलर चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है वो हमें बताता है. ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ, इनफैक्ट ये टोटल फोर्स हमें बताता है. ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस. ओके, सो दिस इज व्हाट आई हैव हियर. नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग कि जो आपका ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है, ये एक प्रॉपर्टी पे बेस है कि अगर मेरे पास दो चार्जेस हैं Q1 और मान लीजिए Q2, तो इनमें लगने वाला फोर्स मान लीजिए F है. ओके, तो अगर यहाँ पे मैं तीसरा चार्ज भी लेके आ जाऊं या चौथा चार्ज लेके आ जाऊं या पांचवा चार्ज लेके आ जाऊं, n नंबर ऑफ चार्जेस अगर मैं लेके आ जाऊं, कई सारे चार्जेस, तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स जो है वो हमेशा अनचेंज रहेगा या अनइन्फ्लुएंस रहेगा बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस. तो ये जो फोर्स है इन दोनों के बीच में वो हमेशा अनचेंज रहेगा. ओके, सो इट इज बेस्ड ऑन वन प्रॉपर्टी. सो यही है वो प्रॉपर्टी कि जो फोर्स रहेगा वो अनचेंज रहेगा अगर मैं कई सारे चार्जेस का कलेक्शन भी यहाँ पे लेके आ जाऊं. तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की. ओके, तो अगर हमें निकालना हो फोर्स ऑन दिस चार्ज, Q1 पे कितना फोर्स लग रहा है इन द प्रेजेंस, लाइक बाकी चार्जेस जो है वो कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं Q1 पे, तो मुझे जो है वेक्टर सम लेना पड़ेगा. हर फोर्स का वेक्टर सम लेना पड़ेगा. तो एक सिचुएशन कंसिडर करते हैं जहां पे आई विल बी टेकिंग n नंबर ऑफ चार्जेस. ओके, आई विल बी टेकिंग n नंबर ऑफ चार्जेस या. ओके, तो मान लीजिए दिस इज द सीन ओवर हियर. ओके, दिस इज द ओरिजिन, ये ओरिजिन है. यहाँ पे जो है मान लीजिए चार्जेस रखे हुए हैं कुछ, सपोज दिस इज Q1, पॉइंट चार्ज रखा हुआ Q1. ओके, तो इसका जो डिस्टेंस होगा फ्रॉम द ओरिजिन, मान लीजिए दैट इज योर R1 वेक्टर. ओके, यहाँ पे ले लीजिए चार्ज Q2. ओके, तो मान लीजिए ये है आपका R2 वेक्टर. दिस इज योर चार्ज Q1, दिस इज योर Q2. ओके, उसी तरह से यहाँ पे मैं Q3 भी ले सकती हूँ. मान लीजिए यहाँ पे जो है Q3 आपका रखा हुआ है. I'll take it at a large distance. अब मान लीजिए यहाँ पे आपका Q3 रखा हुआ है और इसका जो पोजीशन वेक्टर है दैट इज योर R3 वेक्टर. ओके, उसी तरह से आपके कई सारे चार्जेस रखे हुए हैं. बेसिकली यहाँ पे मैंने जो है n चार्जेस कंसीडर किए हैं. ओके, तो चार्जेस हैं लाइक Q1, Q2, Q3 सो ऑन टिल Qn. ओके, और जो उनका जो डिस्टेंस है ओरिजिन से, यहाँ पे ओरिजिन से वो R1, R2, R3. तो जो डिस्टेंस है फ्रॉम द ओरिजिन इज समथिंग लाइक R1 है, इसका R2 है, इसका R3 है, इसका जो है Rn है. ओके, तो अब मैंने यहाँ पे फिलहाल 3 चार्जेस शो किए हैं, बट यू कैन इमेजिन कि n नंबर ऑफ चार्जेस जो है प्रेजेंट है. ओके, तो अगर मुझे फोर्स निकालना हो कि Q1 पे कितना फोर्स लग रहा है बाय द अदर चार्जेस जो कि हैं Q2, Q3, Q4, Q5 टिल Qn, तो उस केस में आई कैन राइट इट एज द वेक्टर सम हम लेंगे हर फोर्सेस का. ओके, तो फोर्स ऑन चार्ज Q1, it will be vector sum. It will be something like this: F12, okay, plus F13 plus F14 plus so on till F1n. इसका मतलब है that is ये जो फोर्स है ये Q1 पे लगने वाला फोर्स है. फोर्स ऑन Q1 is actually vector sum all the forces. This is force on Q1 due to Q2. Okay, this is force on Q1
ड्यू टू चार्ज Q3। उसी तरह से दिस इज फोर्स ऑन Q1 चार्ज ड्यू टू चार्ज Q1। ओके, तो यू हैव टू टेक अ वेक्टर सम। यहां पे हम वेक्टर सम लेके चलेंगे। तो यही है आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ऑफ कोर्स विद द प्रॉपर्टी कि जो फोर्स लगेगा Q1 पे इट विल बी अनअफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ द अदर फोर्सेस। तो ये नेट फोर्स है जो हम निकाल सकते हैं ऑन चार्ज Q1 बाय द प्रेजेंस ऑफ द अदर चार्जेस। तो दिस इज सिंपल। आई होप आपको ये टॉपिक जो है सुपरपोजिशन ऑफ लाइक द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आपको डेफिनेटली समझ में आ चुका हो। तो अब हम बात करने वाले हैं अपने सेकेंड टॉपिक के बारे में जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड। उससे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। मान लीजिए ये एक बड़ा सा बॉल है जो कि थ्रेड की हेल्प से इस तरह से हैंग किया गया। इनफैक्ट ये एक बॉल है जिसमें जस्ट मैंने जो है थ्रेड अटैच किया हुआ है। थ्रेड ले लीजिए और यू कैन टेक अ स्ट्रिंग। ओके, राइट। अब और ये जो है बॉल जो है इस पानी में रखा हुआ है। देयर इज अ वाटर। ओके, सिंपली वाटर पूल या वाटर में रखा गया है। तो जैसे ही आप इस स्ट्रिंग को लाइक हिलाने वाले हैं, जैसे आप इस स्ट्रिंग को पुल करेंगे, यू नीड टू पुल दिस स्ट्रिंग और यू नीड टू जस्ट मूव इट। जैसे आप उसको थोड़ा सा पुल करेंगे तो आप देखोगे कि ये बॉल जो है शेक करने लगेगा। दिस बॉल विल स्टार्ट टू शेक। ओके, शेक करेगा जिस वजह से जो है यहाँ जो पानी प्रेजेंट है, जिस पानी में इसको रखा गया है, थोड़ी बहुत वाटर वेव्स बनने लगेंगी। वाटर वेव्स बनने लगेंगी। ओके, तो हम कह सकते हैं कि भाई इस बॉल ने अपने आसपास एक इन्फ्लुएंस क्रिएट किया है। अब एक क्या काम करते हैं, यहाँ पे हम एक छोटा सा बॉल लेके आते हैं। सपोजिंगली यहाँ पे मैंने एक छोटा सा कोई ऑब्जेक्ट या बॉल रख दिया। आई कैन टेक इट एज अ व्हाइट कलर्ड बॉल। दिस इज सिंपली अ व्हाइट बॉल। एक छोटा सा स्मॉल है, ऑब्वियसली इट इज अ स्मॉल व्हाइट बॉल जिसको मैंने कुछ डिस्टेंस पे, कुछ दूरी पे इस बड़े वाले बॉल से रख दिया। नाउ अब क्या करना है, अब फिर से वही चीज कीजिए, थोड़ा सा जो है स्ट्रिंग को पुल करें। जब आप स्ट्रिंग को पुल करेंगे ऑब्वियसली ये बॉल में शेकिंग होगी या जर्क, देयर विल बी अ जर्किंग। ये बॉल शेक करने लगेगा जिस वजह से जो है जैसे ये शेक करेगा आपको दिखेगा ये छोटा सा बॉल भी शेक करने लगेगा। ओके, या इसमें भी थोड़ी सी जर्किंग पैदा होने लगेगी। जैसे आप इसको हिलाओगे इस बड़े वाले बॉल को, तो जो ये छोटा वाला बॉल है इट विल आल्सो स्टार्ट जर्किंग और शेकिंग। क्यों है? बड़ा सिंपल सा रीजन है कि जब ये बॉल, बड़ा सा बॉल जब शेक करता है तो ऑब्वियसली इसके आसपास जो है इस पानी में वाटर वेव्स बनते हैं और वो वाटर वेव्स जो है ऑब्वियसली इस स्मॉल व्हाइट बॉल को भी शेक करवाते हैं। ओके, तो इट मीन्स दैट कि जब कभी भी डिस्टर्बेंस होगी इस बड़े वाले बॉल में तो देयर विल बी अ डिस्टर्बेंस इन दिस स्मॉल लिटिल बॉल, अ व्हाइट कलर्ड बॉल, स्मॉल बॉल, काफी छोटा सा है। ओके, इसका मतलब है कि ये जो बड़ा वाला बॉल है इस पे जब भी डिस्टर्बेंस हो रही है ये अपने आसपास एक डिस्टर्बिंग फील्ड पैदा कर रहा है। एक डिस्टर्बिंग फील अपने आसपास पैदा कर रहा है जिसकी वजह से इस छोटे वाले बॉल में भी डिस्टर्बेंस पैदा हो रही है। इसका मतलब ये एक जो फील्ड है अपना इन्फ्लुएंस दिखा रहा है, ये दिस बिग बॉल अपने आसपास एक इन्फ्लुएंस दिखा रहा है। तो कुछ इसी तरह का कॉन्सेप्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। ओके, हर चार्ज में एबिलिटी होती है वो अपने आसपास एक इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट पैदा करे, ओके, जिसको एक्चुअली दूसरा चार्ज फील कर सकता है। So every charge has got ability to produce a electrical environment, electrical environment around itself. ओके, तो हर चार्ज जो है अपने आसपास, सिंपली अगर मैं यहाँ पे बोलूं, एक जो है अगर कोई भी अगर मैं चार्ज ले लूं तो वो अपने आसपास एक तरीके का कवच बनाता है या एक इन्फ्लुएंसिंग फील्ड बनाता है, एक घेराव बनाता है जिसमें अगर दूसरा स्मॉल चार्ज मैं लेके आ जाऊं, जिसके अंदर इनफैक्ट लेके आ जाऊं, तो ये जो स्मॉल लिटिल चार्ज है एक्चुअली उस स्मॉल चार्ज पे
फोर्स लगने वाला है बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय दिस बिगर चार्ज। तो कुछ इसी तरीके का कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिकल फील्ड का। तो जैसे कि हमने कहा कि एक चार्ज में एबिलिटी होती है, अगर हम कहीं भी एक स्मॉल चार्ज ले लें उसमें एबिलिटी होती है कि वो अपने आसपास एक इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट क्रिएट कर सके अराउंड इटसेल्फ, राइट। तो कैसे हम पता कर सकते हैं कि इस चार्ज के आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है? दैट इज हाउ टू टेस्ट दिस। हम किस तरह से पता कर सकते हैं कि एक चार्ज प्रेजेंट है, राइट। सो एक लेट अस टेक अ सोर्स चार्ज and a test charge. I'll tell you what is a source charge and a test charge is. तो हम क्या कंसिडर करेंगे, यहां पे हम एक चार्ज लेंगे which is your charge Q. Supposingly this is a charged body and it has been placed at point this. Suppose at point O you can take it as something like this. Okay, तो ये एक charged body है, इस पे जो charge है that is your Q, you can take it as Q. Now ये positively charged body है तो obviously प्लस साइन से हम शो करेंगे। ओके, now ये जो है ये एक सोर्स चार्ज है। सोर्स चार्ज क्यों है? क्योंकि ये सोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड को पैदा करने में। ओके, अब किस तरह से हम पता करेंगे कि इसके आसपास एक इन्फ्लुएंशियल फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक घेराव सा है। ओके, तो हम यहाँ पे एक मान लीजिए अगर मुझे पॉइंट पी पे पता करना है, दिस इज पॉइंट पी, तो मैं पॉइंट पी पे एक टेस्ट चार्ज रखूंगी। टेस्ट चार्ज आपका काफी एक स्मॉल चार्ज होता है, इट इज वेरी वेरी स्मॉल एंड इसका जो चार्ज होता है दैट इज पॉजिटिव। तो यहाँ पे एंड इट इज डोनेटेड बाय क्यू नॉट। तो क्यू नॉट जो है आपका बेसिकली टेस्ट चार्ज है and obviously it is positive, right, and it is very small. Okay, तो जैसे मैं इस पॉइंट P पे अगर मैं निकालना चाहती हूँ कि इस सोर्स चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है एट दिस पॉइंट P, तो यहाँ पे मैंने रखा एक टेस्ट चार्ज Q नॉट। तो Q नॉट पे फोर्स लगेगा और क्योंकि ये दोनों ही पॉजिटिव है तो ये जो चार्ज है सोर्स चार्ज वो रिपेल करेगा अवे फ्रॉम इट। इस तो फोर्स की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ओके, तो ये है फोर्स जो कि Q नॉट पे लगेगा बाय द सोर्स चार्ज। ओके, राइट। तो कुछ इसी तरह से हम पता कर सकते हैं कि जो फोर्स लग रहा है इसका मतलब जो है यहां पे कहीं ना कहीं एक तरीके का इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। तो बाय डेफिनेशन हम किस तरह से करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एट पॉइंट P, obviously due to the source charge it will be the ratio of force on this test charge divided by जिसके ऊपर ये चार्ज लगा हो which is your Q नॉट over here। तो this is electric field at a point P। सोर्स चार्ज कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा Q नॉट पे जब उसको प्लेस किया है पॉइंट P पे, वो रेशियो होगा एक्चुअली दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लग रहा है इस Q नॉट पे that and divided by Q नॉट, that is force पर यूनिट चार्ज। और यहाँ पे हमने कंसीडर किया है टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज जो है इट इज अ वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू। स्मॉल वैल्यू इस वजह से लेते हैं ताकि क्योंकि इस क्यू नॉट का भी अपना एक जो है फील्ड हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली ये एक चार्ज है तो ये इतना छोटा होता है ताकि जो ये क्यू नॉट है इट शुड नो ये इन्फ्लुएंस ना कर पाए या डिस्टर्ब ना कर पाए इस सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को। दैट इज वाई हम काफी जो है स्मॉल पॉजिटिव चार्ज लेके चलते हैं जिसको हम टेस्ट चार्ज के नाम से बुलाते हैं। तो इन शॉर्ट अगर मैं कहना चाहूँ, क्योंकि मैंने कहा है कि क्यू नॉट काफी छोटा है तो पर्टिकुलरली इसका अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं इट विल बी लिमिट क्यू नॉट टेंडिंग टू 0, ओके, F बाय क्यू नॉट, राइट। तो यहां पे जस्ट मैंने ये बताने की कोशिश की है लिमिट से कि ये जो क्यू नॉट है वो टेंड कर रहा है 0 की तरफ, मीन्स क्यू नॉट है काफी स्मॉल वैल्यू है एंड इट इज टेंडिंग, ये पहुंच रहा है ऑलमोस्ट नियर टू 0 के पास करीब इसकी वैल्यू है, नॉट 0 बट इट इज टेंडिंग टू 0, नियर टू 0 इसकी वैल्यू है, जो कि सिंपली डिनोट करता है कि
यहाँ लिमिट हमने लगाया जस्ट टू शो इट कि इट इज अ वेरी 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 स्मॉल वैल्यू दिस टेस्ट चार्ज हैज। तो इसी तरह से कुछ हम नॉर्मली जो हम फॉर्मूला लिखेंगे ऑब्वियसली E will be F by Q. Okay, so electric field due to any charge, it will be the force exerted by that charge, okay, by that source charge on any other charge. तो force per unit charge. Okay, तो ये लगने वाला फोर्स है उस चार्ज पे जिसको मैंने जिस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे मैंने निकालना चाहा है और उसको डिवाइड कर दिया है, जिस चार्ज पे मैं फोर्स निकाल रही हूँ उसी चार्ज से डिवाइड कर दिया है। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू नाउ। ओके, तो यहाँ पे मैं एक और चीज बता दूं कि अगर मैं पोजीशन चेंज करती रहूं, यहाँ पे जो जनरली मैंने जो Q का लाइक यहाँ पे जो P की पोजीशन ली थी, यहाँ पे इनिशियली तो मैंने यहाँ पे पोजीशन लिया था जिससे मैंने Q नॉट को P पे रखा था, तो इजीली मैंने यहाँ पे फोर्स निकाल लिया था, फोर्स की जो वैल्यू है। क्या होगा अगर मैं P यहाँ पे ले लूं, ओके, या मान लीजिए दूसरा पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ आई टेक इट P डैश, ओके, और मैं मान लीजिए यहां पे अगर ले लेती हूं दिस इज सपोज पॉइंट P डबल डैश, तो यहां पे कितनी वैल्यू होगी, यहां पे कितनी वैल्यू होगी, इज इट गोइंग टू चेंज? यस, इट इज गोइंग टू चेंज, क्योंकि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है अगर मैं यहां निकालूं पॉइंट P पे, या चाहे मैं अब चेंज कर दूं पोजीशन P डैश पे या P डबल डैश पे मैं चेंज कर दूं, तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो होगी ये वैरी करेगी पॉइंट टू पॉइंट, क्योंकि मेरे पॉइंट्स जो है वो डेफिनेटली अलग अलग डिस्टेंसेस पे रखे हुए हैं, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने वाला है। इन शॉर्ट, अगर मैं यहाँ पे वेक्टर लाइक यहाँ पे पोजीशन वेक्टर निकालूं, राइट, सपोज दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3, ओके, तो जो फाइनली जो आपका फोर्स मिलेगा अलग अलग, आई मीन इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा अलग अलग पोजिशन पे, वो डिपेंड करेगी इस R की वैल्यू पे, ओके, इस पोजीशन वेक्टर पे। तो मैं सिंपल वे में कह सकती हूं जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अलग अलग पॉइंट्स पे अगर निकालूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेसिकली योर एक्चुअली इट इज अ फंक्शन ऑफ आर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेसिकली योर फंक्शन ऑफ आर, ओके। तो ये मैग्नीट्यूड है एंड ये इसका जो है सिंपली यूज टू यूनिट वेक्टर है डायरेक्शन शो करने के लिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्चुअली पोजीशन वेक्टर पे डिपेंड करता है। अलग अलग पॉइंट्स अगर लेंगे, अलग अलग डिस्टेंस लाइक पोजीशन वेक्टर्स लेंगे, तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने वाली है। ओके, सो इट्स नॉट गोइंग टू हैव अ सेम वैल्यू एवरीवेयर, दैट इज व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्चुअली में होती है आपकी वेक्टर फील्ड, ओके, दैट इज द रीजन ओवर हियर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी बेसिकली है वेक्टर फील्ड, ओके। तो दिस वाज अबाउट योर इलेक्ट्रिक फील्ड। आई होप ये टॉपिक आपको डेफिनेटली समझ आ चुका होगा। तो अब हम बात करने वाले हैं अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक विच इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन। यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज लिया है मैंने विच इज योर बेसिकली सोर्स चार्ज, ओके, ये एक सोर्स चार्ज है, ओके, राइट, एंड इसको रखा गया है एट पॉइंट O, यू कैन टेक इट एनी पॉइंट, आई हैव टेकन इट O, ओके। नाउ अब मुझे फाइंड आउट करना है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी इस सोर्स चार्ज की वजह से ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज। ऑब्वियसली ये एक पॉइंट चार्ज है, तो मान लीजिए पॉइंट P पे ऑब्वियसली मैंने जो है अलोंग लाइक रेडियल डायरेक्शन में लिया है अलोंग दिस। मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट P है जहां पे ऑब्वियसली मैंने कहा था कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है तो आपको जो है एक टेस्ट चार्ज लेके आना पड़ेगा। दिस इज योर टेस्ट चार्ज, और टेस्ट चार्ज को हम जो है R डिस्टेंस पे, जहां पे ऑब्वियसली वेक्टर नोटेशन का इस्तेमाल किया है, दिस इज द पोजीशन वेक्टर, तो यहाँ पे हम R डिस्टेंस पे जो है इस टेस्ट चार्ज को रख देंगे विच इज एट पॉइंट P। ऑब्वियसली ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ऑब्वियसली एंड दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव चार्ज, तो फोर्स जो है ये चार्ज लगाएगा इन दिस डायरेक्शन क्योंकि वो रिपेल करेगा, लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर, तो फोर्स का डायरेक्शन कुछ इस तरह से आ जाएगा, ओके। तो कूलम्स लॉ तो हमने पढ़ा है, तो चलिए सबसे पहले अप्लाई करते हैं कूलम्स लॉ सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के बीच। तो जो कूलम्स लॉ आएगा, फोर्स जो निकल के आएगा यहाँ पे, इट विल बी योर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, यहाँ पे Q1 मान लीजिए Q है और Q2 है Q नॉट, डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर मैं लेके चलूं R, मैग्नीट्यूड आई बी टेकिंग, दिस इज योर बेसिकली R²। और अगर मुझे इसे वेक्टर में लिखना है तो F वेक्टर अगर हो जाएगा तो इसका डायरेक्शन कुछ इस तरह से आ जाएगा R कैप, ओके। तो R कैप जो है ये सिंपली यूनिट वेक्टर है जिसका इस्तेमाल किया जाता है डायरेक्शन को शो करने के लिए। R कैप की जो डायरेक्शन है वो है फ्रॉम
Q to Q naught. Okay, from Q to Q naught. दिस इज जस्ट अ यूनिट वेक्टर जिसका हम इस्तेमाल करते हैं जनरली डायरेक्शन शो करने के लिए. ओके, तो यहाँ पे ये दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन दैट आई हैव. ओके, नाउ अब मैंने कहा था कि जब हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो हम क्या करते हैं, जितनी फोर्स की वैल्यू होती है उस पर्टिकुलर चार्ज पे लगने वाली, उसी चार्ज से हम डिवाइड करेंगे. मतलब F डिवाइडेड बाय दिस Q नॉट, वो हमें देगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट. इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P हमें बताएगा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम निकालें एट पॉइंट P, ओके, तो इट विल बी समथिंग लाइक F वेक्टर डिवाइडेड बाय Q नॉट. क्योंकि हम वेक्टर नोटेशन में चलिए काम कर रहे हैं, तो वेक्टर में ले सकते हैं, आप स्केलर में भी लेके चल सकते हो. तो अब मींस इस इक्वेशन को इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में लिखना है, तो ऑब्वियसली इस इक्वेशन को हम जो है Q नॉट से डिवाइड कर देंगे. तो जब हम इसको Q नॉट से डिवाइड कर देंगे इस वाली इक्वेशन को, F डिवाइडेड बाय Q नॉट, मेरे पास बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. Q नॉट ऑब्वियसली हट जाएगा, तो Q बाई R स्क्वायर. ओके, एंड दिस इज योर R कैप. सो दिस इज द सेकेंड इक्वेशन दैट आई हैव. क्योंकि मैंने इस वाले इक्वेशन को Q नॉट से डिवाइड कर दिया ताकि मैं यहाँ पे लगने वाला लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एट पॉइंट P जो है सिंपली मैं फाइंड आउट कर सकूं. तो मुझे ये इक्वेशन मिल गया. अब अगर मैं सिंपली मैग्नीट्यूड के बारे में बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो उसमें आपका जो है E की वैल्यू आ जाएगी. इट विल सिंपली बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके, Q बाई R स्क्वायर. Q by R square. Okay, this is very easy. Q by R square. So this is the value of the electric field that I'll be getting over here. Okay, तो इस इक्वेशन को थोड़ा और लाइक प्रॉपरली एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो फाइनली जो इक्वेशन मेरे पास निकल के आई है इसका एक्चुअली मतलब क्या है. सो आई हैव गॉट इट ओवर हियर दैट E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q by R स्क्वायर. क्योंकि मैं यहाँ पे जो है मैग्नीट्यूड के बारे में बेसिकली बात कर रही हूँ, तो ये मुझे फाइनली ऑब्वियसली यही वाला इक्वेशन मैंने यहाँ लिख दिया है. तो दिस इज व्हाट आई हैव गॉट फ्रॉम यू. ओके, तो अगर आप देखो मैग्नीट्यूड के बारे में अगर बात करो, तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R स्क्वायर के. ओके, मैग्नीट्यूड के बारे में हम बात करें, और यहाँ से भी मुझे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है R वेक्टर के ऊपर डिपेंड करता हुआ नहीं दिख रहा है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इट डज नॉट डिपेंड ऑन वेक्टर R, मतलब इट डजंट डिपेंड ऑन दैट. ओके, इट इज सिंपली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर. तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इस पॉइंट चार्ज के अराउंड, अगर मैं ये पॉइंट P का लोकेशन चेंज कर दूं, लाइक इनिशियली तो मैंने ऑब्वियसली जो है, क्योंकि मैंने कहा कि E जो है आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 लाइक R स्क्वायर है. ओके, R स्क्वायर है, ये मुझे यहाँ पे फाइनल मिल के आया, और वेक्टर R पे तो डिपेंड कर ही नहीं रहा है. ओके, तो अगर मैं इस पॉइंट P को जैसे मैंने यहाँ पे लिया था, सेम पोजीशन वेक्टर पे अगर मैं यहाँ पे कहीं ले लूँ, ओके, तो आई जस्ट ट्राई टू मेक इट इन अ प्रॉपर वे. ओके, ये सोर्स चार्ज यहाँ रख दिया है. ओके, तो मान लीजिए स्टार्टिंग में मैंने जो है पॉइंट P यहाँ लिया था. ओके, फिर यहाँ पे मैंने पॉइंट P शिफ्ट कर दिया, फिर यहाँ पे पॉइंट P शिफ्ट कर दिया, अगेन आई हैव शिफ्टेड इट टू पॉइंट P हियर. तो मैं जो है इट ऑलमोस्ट लाइक अ स्फीयर, एक स्फीयर की तरह बनेगा, एक स्फीयर की तरह बनेगा. इट विल बी लुकिंग लाइक अ स्फीयर. तो एक स्फीयर की तरह एक स्फेरिकल फील्ड बनेगी. ओके, इट विल बी लाइक अ स्फेरिकल फील्ड. तो ये जो पॉइंट चार्ज है वो अपने अराउंड एक स्फेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड पैदा करेगी. ओके, एंड this is almost like distance is going to be the same. Okay, तो जो मैग्नीट्यूड होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो चाहे आप सेम डिस्टेंस पे इस पॉइंट पे निकालो, चाहे इस पॉइंट पे निकालो, चाहे यहाँ पे निकालो, चाहे यहाँ निकालो, चाहे कहीं भी निकालो, वो सेम होने वाली है. ओके, तो एक सिमेट्रिकल लाइक सिंपली एक स्फेरिकल फील्ड बनेगी, जो कि ऑब्वियसली एक सिमेट्रिकल फिगर होती है. स्फीयर एक सिमेट्रिकल फिगर है. तो दिस इज व्हाट आई हैव कि मैग्नीट्यूड जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का एट एवरी पॉइंट इट इज गोइंग टू बी योर सिमेट्रिकल. सो आई होप ये टॉपिक आपको डेफिनेटली समझ में आ ही चुका होगा. तो अब हम आज का लास्ट टॉपिक करने वाले हैं. जैसे इनिशियली हमने पॉइंट चार्जेस के बारे में बात की, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे अबाउट योर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, तो फॉर्मूला हमें जनरली मिल चुका है इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसी का अब एप्लीकेशन है यहाँ पे. तो यहाँ पे कंटिन्यूअस बॉडी ले लेंगे. इट इज नॉट अ पॉइंट चार्ज और सिंगल चार्ज, ये
कंटिन्यूस बॉडी है, ओके तो कंटिन्यूस बॉडी के केस में व्हाट आर वी गोइंग टू डू, यहाँ पे Q1 Q2 Q3 तो आपको डेफिनेटली दिखने नहीं वाला है, तो यहाँ पे हम एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे dq, ओके dq जो है सिंपली जो है रिप्रेजेंट करता है आपका अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ चार्ज, ओके तो इस dq एलिमेंट से हम r वेक्टर की दूरी पे पॉइंट P पे फाइंड आउट करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, क्योंकि यहाँ पे dq चार्ज है विच इज अ वेरी वेरी स्मॉल एलिमेंट, तो इसकी वजह से जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा dE, मीन्स स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्ट्रीब्यूशन ड्यू टू दिस स्मॉल चार्ज एलिमेंट dq। ओके तो लेट अस नाउ अप्लाई द फॉर्मूला ओवर हियर कि इस चार्ज एलिमेंट की वजह से यहाँ पे फाइनली जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है हमने जनरली अगर मैं देखूं तो आई हैव गॉट इट k टाइम्स विच इज 1/4πε0 q बाय r स्क्वायर होता है, तो इसी का कुछ हम इस्तेमाल करेंगे कंटिन्यूस मीडिया के केस में। तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू निकल के आएगी, इट विल बी योर k टाइम्स चार्ज यहाँ पे क्या है dq है, ओके और यहाँ पे ये डिस्टेंस क्योंकि r वेक्टर से शो किया है तो उसका मैग्नीट्यूड आई कैन टेक इट एज r स्क्वायर, सो आई विल राइट इट एज r स्क्वायर, ओके आप इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे सिंपली जो है आपका आर कैप इस्तेमाल हो जाएगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि यहाँ पे सिंपली जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा इट विल बी k टाइम्स dq बाय ऑब्वियसली r स्क्वायर, यहाँ पे यू विल बी हैविंग r कैप, सो दिस इज व्हाट आई विल बी हैविंग ओवर हियर। तो आई होप इतना तो आपको डेफिनेटली जो है समझ में आ ही चुका होगा, राइट नाउ यहाँ पे अब हम क्या करने वाले हैं, सिंपली दिस इज द वैल्यू दैट आई गॉट ओवर हियर। तो अगर मैं निकालना चाहूं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मेनी एलिमेंट्स, लाइक आपका dq जो है यहाँ भी हो सकता है, आपका dq यहाँ भी हो सकता है, तो कई सारे आप अगर एलिमेंट्स लो तो ऑब्वियसली आप एक इलेक्ट्रिक लाइक एक चार्ज की वजह से कॉन्ट्रीब्यूशन dE है, तो इस चार्ज की वजह से भी यहाँ पे कुछ कंट्रीब्यूशन होगा, इस चार्ज की वजह से भी कुछ कंट्रीब्यूशन होगा, तो मैं सारे कंट्रीब्यूशंस का सम ले सकती हूँ। मींस मैं हर चार्ज की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं इस पर्टिकुलर पॉइंट P पे और उन सब का सम ले लूं तो मुझे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी ड्यू टू दिस कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी एट पॉइंट P। एट पॉइंट P पे ही हम काम कर रहे हैं, ओके तो सिंपली यहाँ पे जिस चीज का हम इस्तेमाल करेंगे, हम सिंपली यहाँ पे इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करेंगे। सो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा फाइनली जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगा एट पॉइंट P अगर निकालोगे तो आपको सिंपली इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन कर देना है। सो इंटीग्रेशन का मतलब है समेशन निकालना, ओके क्योंकि ये कंटिन्यूअस बॉडी है तो हम यहाँ पे इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करेंगे। सो इंटीग्रेशन कर देंगे k dq बाय r स्क्वायर, राइट, तो ऑब्वियसली योर k विल कम आउट, राइट, एंड आई विल बी इंटीग्रेटिंग यहाँ पे जो है dq, यू सिंपली नीड टू इंटीग्रेट इट। तो इस तरह से कुछ जो है आपका जो है फॉर्मूला निकल के आता है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में, ओके तो ये था आज का हमारा लाइक टॉपिक एंड वाला। तो आई होप आपको ये लेक्चर जो है थ्रू आउट पूरा अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो उससे पहले बिफोर आई एंड द वीडियो, आज का शाउट आउट जो है वो जाता है टू नीतू ठाकुर एंड टू विकास। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए। एज करते रहिए कमेंट्स इसी तरह से। मेरे चैनल फैमेटिक्स लर्निंग हब को डेफिनेटली सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को डेफिनेटली लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करें। थैंक यू सो मच एवरीवन।